हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्या चर्चा की थी। पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी हमारे पाचन की कार्य की, यानी कि हमने देखा था कि किस तरह से जो है हमारे भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है। ठीक है, उसमें हमने मुख द्वार से लेकर हमारी जो छोटी आंत है और हमारी बड़ी आंत है, यानी कि मलाशय तक का, हम कहते हैं मुख से लेकर गुदा तक का जो भाग है, हमने पूरा उसके बारे में चर्चा कर ली थी और अच्छे से समझ लिया था कि किस प्रकार जो है भोजन का पाचन हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों से होता हुआ अंतिम चरण तक पहुंचता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको वो सबको समझ में आया होगा। अब देखिए, आज हम बात करेंगे कुछ विशेष प्रकार के हैं, हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि जब भोजन का पाचन होता है तो उस दौरान उनका स्त्रावण होता है। और वो महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आपसे क्या है कि जो आपके एग्जामिनेशन है, आपकी जो परीक्षाएं हैं, उनमें सीधे सीधे आपसे उन पर जो प्रश्न है वह पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए जानना कि किस प्रकार से जो हार्मोन्स हैं उनका स्त्रावण होता है और वह क्या क्या कार्य करते हैं और कहाँ पर उनका स्त्रावण होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम चर्चा करेंगे किसकी। आज हम बात करेंगे हमारे कुछ हार्मोनों के बारे में, यानी कि जो पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। तो आज हम चर्चा किसकी करेंगे, हम बात करेंगे पाचन क्रिया में कुछ जठरांत्री हार्मोनों की क्रिया। जठरांत्री हार्मोन की क्रिया। आई बात समझ में। यहां हम बात करेंगे पाचन क्रिया में कुछ जो हार्मोन्स है, जठरांत्री हार्मोन की, उनकी क्रिया के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे ही मुख में क्या होता है कि हमारे मुख में पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। हमने चर्चा करी थी जो 30% है जो स्टार्च का पाचन है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन वो कैसा, जो पका हुआ भाग रहता है वही पाचन हो पाता है, जो बचा हुआ भाग है उसका हमारे स्टमक में यानी कि आमाशय में पाचन होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने किसकी बात करती है, स्टमक के अंदर यानी कि हमारे आमाशय में जी सेल्स की। ठीक, गैस्ट्रिक की। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अगर हम बात करें यहां पर हम लिखें हार्मोन। ठीक, और उपस्थिति, तथा यहां बात करें उनके कार्य की। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम एक टेबल बना सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, कुछ इस तरह से ये हमने एक कंप्लीट टेबल बना ली। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे गैस्ट्रिन हार्मोन की। ठीक, किसकी, गैस्ट्रीन की। तो सबसे पहला है हमारा गैस्ट्रीन। ठीक है, इसे क्या लिखते हैं हम, गैस्ट्रिन, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा हार्मोन कौन सा है, गैस्ट्रीन है। ये हमें कहां देखने को मिलता है, हम इसको लिख सकते हैं, ये हमें मिलता है पाइलोरिक आमाशय में। जो पाइलोरिक रीजन होता है वहां पर ये उपस्थित होता है, पाइलोरिक आमाशय। ठीक है, यानी कि ये पाइलोरिक आमाशय है, इसे क्या कहते हैं हम, ग्रहणी वाले पार्ट से बात कर सकते हैं। ठीक है, इस पाइलोरिक आमाशय में क्या उपस्थित है, जी सेल्स उपस्थित है। ठीक है,
ये क्या करती है, ये हार्मोन का सीक्रेशन करती है, यानी कि हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। और ये क्या करता है, ये करता है जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl के स्त्राव को, यह HCl के स्राव या जठरीय, जो जठर रस होता है, जठरीय गति होती है उसकी, उसके जठरी गति का उद्दीपन करता है स्राव तथा जठरीय गति का उद्दीपन करता है। ठीक, आई बात समझ में। ये क्या है, गैस्ट्रिन हार्मोन है, ये पाइलोरिक अमाशय में उपस्थित है। और ये क्या करता है, जिसमें जी सेल्स होती हैं वो HCl का स्त्रावण करती है तथा साथ ही साथ यह जठरीय गति का उद्दीपन भी करती हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अगले हम चर्चा करते हैं किसकी, अगले हम बात करते हैं CCK, इसे CCK पीजेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात करते हैं, CCK। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं सिस्टोकोलेकाइनिन के नाम से। क्या हुआ, CCK, सिस्टोकोलेकाइनिन। आई बात समझ में। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे सिस्टोकोलेकाइनिन। ठीक है, ये क्या हो गया, सिस्टोकोलेकाइनिन हो गया। अब देखिए यहां पर जो सिस्टोकोलिन शब्द है ये कैसा है, ये ग्रीक शब्द है। कैसा है, ग्रीक शब्द है। ठीक, तो अब जो ये ग्रीक शब्द है ये किससे बना है, देखिए यहां पे हम बात करें जो कोले शब्द है, कोले शब्द का मतलब क्या है, कोले का शब्द का मतलब है यहां पर बाइल से, यानी कि पित्त से। ठीक, उसके बाद जो हमारा सिस्टो शब्द है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां पर सेक। ठीक है ना, सेक लाइक संरचना जिसे कहेंगे, बाइल से और सेक से। ठीक, फिर है हमारी काइनिन। ठीक, काइनिन का अर्थ क्या है, काइनिन का अर्थ है मूव करना। क्या करना, मूव करना। तो यहां पे क्या है, ये ग्रीक शब्द हो गया। सिस्टोकोलेकाइनिन कहा, कोले का मतलब बाइल, सिस्टो का मतलब सेक और काइनिन का मतलब मूव, यानी कि बाइल का सेक के अंदर मूवमेंट। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये कहां उपस्थित होता है, यह होता है हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। कहां है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, ग्रहणी। ठीक, ये क्या कर रहा है, ये जो CCK पीजेड है सिस्टोकोलेकाइनिन, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, सीक्रेशन कर रहा है किसका, पित्त रस का। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे किससे रिलेटेड है, बाइल का मतलब क्या हो गया, पित्त हो गया, तो ये पित्त रस स्त्रावण। ठीक है, पित्त रस का स्त्रावण करेगा तथा पित्ताशय का जो कॉन्ट्रैक्शन है, संकुचन है, उसमें सहायता करेगा। पित्त रस का स्त्रावण व पित्ताशय का संकुचन। क्योंकि देखिए पित्ताशय में जब संकुचन होगा तभी तो क्या होगा, जो पित्तरस है जिसके अंदर भरा हुआ है वो क्या होगा, बाहर आएगा। बिना संकुचन के क्या होगा, पित्तरस उसमें ही भरा रहेगा। क्योंकि जब पित्ताशय है वो क्या करता है, यानी कि जो बाइल है, गॉल ब्लैडर जो है हमारी, वो क्या करती है, स्टोर करती है किस चीज का, पित्तरस का। ठीक, जो कहां बनता है, हमारे यकृत के अंदर बनता है। आई बात समझ में। चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो वो है हमारा सीक्रेटिन। अगला क्या है हमारा, सीक्रेटिन। इसकी उपस्थिति कहां होगी, ग्रहणी में। ठीक, अब जो ये सीक्रेटिन है ये कहां उपस्थित है, ग्रहणी में उपस्थित है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ड्यूडेनम की म्यूकोसा में। क्या बोल सकते हैं इसे, इसे हम बोल सकते हैं कि ड्यूडेनम की म्यूकोसा। ठीक है, यहीं पर क्या पाई जाती है, एस सेल्स के नाम से भी बोलते हैं इसको हम।
क्या बोलते हैं इसको हम? एस सेल्स। ठीक, अब ये एस सेल्स क्या कर रही हैं? जो बाइकार्बोनेट का संकुचन है, ठीक है, क्या कर रही हैं? यहां पे क्या, एक तो बाइकार्बोनेट बन रहा है, ठीक है, साथ ही साथ क्या है, बाइकार्बोनेट का संकुचन वो जठरीय गतियों में अवरोध कर रही हैं। क्या करती हैं? बाइकार्बोनेट का संकुचन तथा जठरीय जो गतियां होती हैं उनके अंदर ये क्या करती है? उनका अवरोध करती है, उनको रोकने का कार्य करती है। क्या? ये सीक्रेटिन जो कहां पे है? ड्यूडेनम की मुकोसा में, जिसे हम क्या बोलते हैं? एस सेल्स भी बोलते हैं। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? हम यहां लिख सकते हैं कि यह बाइकार्बोनेट का संकुचन बाइकार्बोनेट का संकुचन वह जठरीय गतियों में, वह जठरीय गतियों में क्या कर रहा है? ये अवरोध देता है। आई बात समझ में? यहां हमने किस किस की बात कर ली? गैस्ट्रिन की बात कर ली, सीसी के पीरियड की बात कर ली, यानी कि सिस्टोकोलाकाइनिन की हमने बात कर ली, सिक्रेटिन की बात कर ली। अब हम किसकी चर्चा करेंगे? अगली हम चर्चा करेंगे हमारे फोर्थ हार्मोन की, जो है हमारा एंट्रोगेस्ट्रॉन। एंट्रोगेस्ट्रॉन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जीआईपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जीआईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? जीआईपी है हमारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या बोलेंगे इसको हम? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ध्यान से रखिएगा यार, क्योंकि आपसे भी पूछ लिया जाता है कि या तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंटेरोगेस्ट्रोन बोलेंगे, या इसे हम जीआईपी बोलेंगे। तो जीआईपी यहां पर क्या है? जीआईपी है हमारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। तो इसे हमने क्या बोला? एंट्रोगेस्ट्रोन या जीआईपी, अर्थात गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड बोला। यह भी कहां प्रेजेंट है? यह भी हमारी ग्रहणी में, यानी कि ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या करता है? पेशीय गति में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि पेशीय गति में वह स्त्राव में अवरोध हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? यह पेशीय गति अत्यधिक स्त्राव में अवरोध। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अगली हम चर्चा करते हैं हमारे पांचवें हार्मोन की, जो है हमारा ड्यूओक्राइनिन। ठीक, यह भी कहां उपस्थित है? ग्रहणी में, ठीक। ये क्या कर रहा है? ये जो ड्यूओक्राइनिन है, जो हमारा एसिडिक काइम बन रहा है, क्या बन रहा है? हमारा एसिडिक काइम, ठीक। तो इसे हम क्या लिखते हैं कि जो हमारा एसिडिक काइम है, बिल्कुल जो पेस्ट बन गया है, वो किस में जा रहा है? ड्यूडेनम में जाता है ना। तो वहां पे क्या होता है कि जो आपकी पैंक्रियास से जो रस निकला है और जो बाइल से निकला, हेपेटोपैंक्रियास से जो डक्ट निकली है, वो कंप्लीटली क्या कर रही है? यहाँ पे जो रस मिश्रित हो रहा है, तो वो कैसा है? एसिडिक काइम हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा एसिडिक काइम हो गया। तो ये क्या करता है? जो ब्रूनस ग्लैंड के आंतः रस को है ना, तो इसमें क्या है? यहाँ पे ब्रूनस ग्लैंड है, तो ब्रूनस ग्लैंड के आंतः रस को ये स्त्रावण के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? ये ब्रूनस ग्लैंड के आंतः रस को स्त्रावण के लिए प्रेरित करता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? यह है ब्रूनस ग्लैंड को आंतरीय रस के लिए, आंतरीय रस के स्त्रावण के लिए, आंतरीय रस के स्त्रावण के लिए प्रेरित करता है। आपको विजिबल है? यहां तक क्लियर है?
चलिए, तो यहाँ पे हमने किस किस की बात कर ली? हमने 5 हार्मोन्स की बात कर ली, ठीक है। अब अगली हम किसकी बात करेंगे? अगली हम बात करेंगे हमारे एंट्रोक्राइनिन की बात, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखते हैं, हम इसी टेबल को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे हार्मोन, यहां पर इसकी उपस्थिति तथा अंतिम में यहां इसके कार्य, ठीक है। इस तरह से, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब अगले हम किसकी चर्चा करेंगे? अगले हम बात करेंगे एंट्रोक्राइनिन की, ठीक। हमारा 6 नंबर एंट्रोक्राइनिन, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहां पे क्या आया था? ड्यूक्राइनिन। तो ये क्या कर रहा था? ये एक तरह से कहते हैं कि स्त्रावण के लिए प्रेरित कर रहा था। तो जहां पे भी क्राइनिन यानी कि NIN शब्द आ रहा है, वहां पर क्या है? ये किसी ना किसी चीज के लिए, स्त्रावण के लिए उसको उत्प्रेरित कर रहे हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो एंट्रोक्राइनिन है, ये भी कहां प्रेजेंट है? उपस्थित है ग्रहणी में। और ये क्या कर रहा है? जो पैनित कोशिकाएं हैं उनको स्त्रावण के हेतु प्रेरित कर रहा है। क्या है? पैनित सेल्स की हमने बात करी थी। पैनित कोशिकाओं को स्त्रावण हेतु प्रेरित करता है, ठीक है। तो यहां पे क्या कर रहा है? जहां भी क्राइनिन वर्ड आ रहा है आपको, इसका मतलब वो किसी ना किसी चीज को सीक्रेट करने के लिए यानी कि स्त्रावित करने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। आई बात समझ में? चलिए, अगली हम बात करेंगे किसकी? ड्यूक्राइनिन हो गया हमारा, गेस्टिन हो गया, सीसी के पीजेड हो गया, सिक्रेटिन हो गया। अगली हम बात करें किसकी? विलिकाइनिन की, ठीक। यह है हमारा विलायकाइनिन, ठीक। ये क्या करता है? यह ये कहते हैं कि हम जो रसांकुर होते हैं ना, यह रसांकुरों को क्रियाशील बनाता है। यह रसांकुरों को क्रियाशील बनाता है। आई बात समझ में? चलिए, ठीक। अब अगली हम किसकी चर्चा करेंगे? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए। चलिए, अगले पॉइंट की तरफ हम चर्चा करें तो 8वां होगा हमारा VIP, ठीक है। क्या होगा? VIP। क्या होती है VIP की फुल फॉर्म? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नहीं, यहां पर VIP का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, ठीक है बच्चों। यहां पर VIP का मतलब होता है वेसो इंटेस्टाइनल, वेसो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ठीक है। क्या मतलब है यहां पर? नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यहां पर इसका अर्थ होता है वेसो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। ये क्या कर रहा है? ये जो हार्मोन होते हैं आमाशय में, ठीक है, आमाशय में जो हार्मोन है ना, उनके ये जो सीक्रेशन है उसको क्या करता है? संकुचन को रोकता है, ठीक। तो इसमें क्या है? ये कहां उपस्थित है? ये भी ग्रहणी में। और ये क्या करता है? नहीं नहीं, ये ग्रहणी में उपस्थित नहीं है। वैसो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ये जो हमारे आमाशय में जो क्रिया होती है, तो हम इसे ले सकते हैं कि यह हमारे आमाशय में क्या कर रहा है? यह हमारे आमाशय में होने वाली जो क्रमानुकंचन, कैसी की? यानी कि क्रमानुकंचन की हम बात कर रहे हैं, ठीक।
क्रमानुकुंचन को रोकता है। आई बात समझ में? यानी कि किसकी बात करी हमने? वेसो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड की बात करी। यह हमारे आमाशय में यानी कि हमारे स्टमक यानी कि पेट में, ठीक है, हमारे आमाशय में होने वाली क्रमानुकुंचन की जो क्रिया होती है उसको ये क्या करता है? रोकता है, यानी कि इनहिबिट करता है। अगली हम बात करेंगे किसकी? एंट्रोगेस्ट्रोन की। किसकी बात करेंगे? एंटेरोगेस्ट्रोन, ठीक है। ये कहां उपस्थित है? यह ग्रहणी में, ठीक है। ये इसको यहां तक का भाग हम कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये यहाँ पे जो इसका कार्य है हम यहाँ पे लिखेंगे। एक काम करते हैं, हम इसे रबी कर देते हैं। ये है हमारा 9 पॉइंट एंटेरोगेस्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या कर रहा है? जठर ग्रंथि के स्राव को कम करता है। क्या कर रहा है ये? जठर ग्रंथि के स्राव को कम करता है। आई बात समझ में? ये क्या हो गई हमारी पाचन क्रिया में जो कुछ जठरांत्री हार्मोन होते हैं उनकी क्रिया के बारे में हमने चर्चा करी। तो यहाँ पे हमने सभी 9 प्रकार के जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में हमने एक टेबल की फॉर्म के अंदर हमने इसको समझ लिया कि कौन कौन से हार्मोन कहाँ पर सीक्रेशन होता है, कहाँ पे इनका स्त्रावण होता है, तथा साथ ही साथ ये किस किस प्रकार से क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट जो है ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे आपकी परीक्षाओं में इन पर से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार से हम इस टेबल को दोबारा देख लेते हैं, आप समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन की, ठीक है। ये पाइलोरिक आमाशय वाले भाग में उपस्थित होता है तथा इसका कार्य क्या है? HCl के स्त्रावण व जठरीय गति का उद्दीपन करना होता है। दूसरी हमने चर्चा करी थी सीसी के पीजेड यानी कि सिस्टोकोलेकाइनिन की। जो सिस्टोकोलेकाइनिन है ये किससे? ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। और कोले का मतलब क्या है? बाइल। सिस्टो का मतलब होता है सैक और काइनिन का मतलब होता है मूव, यानी कि बाइल सैक का मूवमेंट, ठीक है ना। सैक का बाइल में मूवमेंट। इसी कहाँ उपस्थित है? इंटेस्टाइनल की म्यूकोसा यानी कि ग्रहणी की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या कार्य कर रहा है? ये कर रहा है पित्त रस का स्रावण करता है, क्योंकि किससे है कनेक्टेड है? बाइल से है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? बाइल रस की बात कर रहे हैं, पित्ताशय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पित्त रस का स्रावण करता है, पित्ताशय का संकुचन करता है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए उसको प्रेरित करता है। अगली हम बात करेंगे तीसरा सिक्रेटिन की। ये कहाँ पे? ड्यूडेनम की मुकोसा में उपस्थित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसमें एस सेल्स होती हैं, ठीक है। ये एस सेल्स क्या करती हैं? ये बाइकार्बोनेट का संकुचन व जठरीय गतियों में अवरोध करती हैं, ठीक। चौथे की हम बात करें, चौथा है हमारा एंट्रोगेस्ट्रॉन, ठीक। अब ये देखिए एंट्रोगेस्ट्रॉन में क्या हो रहा है? ये है हमारा एंटेरोगेस्ट्रॉन, ठीक है। और ये हमारा एंडोगेस्ट्रोन है बच्चों, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप, यहाँ पर ये एंडोगेस्ट्रोन है, यहाँ हमने इसे गलती से, दिस इज एंडोगेस्ट्रोन नॉट एंट्रोगेस्ट्रोन, ठीक है। यहाँ पे आप इसको प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा। एंडोगेस्ट्रोन है, ये ग्रहणी में होता है, जठरग्रंथि के रस के स्राव को कम करता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे क्या एंट्रोगेस्टेरोन है, ये जीआईपी बोलते हैं, जिससे हम क्या होता है? गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड होता है। तो ये क्या कर रहा है? पेशी गति स्त्राव में अवरोध कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है? इनिबिटरी। इनिबिटरी का अर्थ क्या होता है? अवरोध करना यानी कि रोकना, ठीक। अगली हम बात करेंगे किसकी? डियोक्राइनिन की, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ग्रहणी की हो रही है। तो यानी कि डियोक्राइनिन कहाँ, मतलब क्राइनिन शब्द से क्या मतलब है? क्राइनिन शब्द से मतलब है किसी ना किसी चीज को स्त्रावण के लिए प्रेरित करना, ठीक है। तो यहाँ पे डियोक्राइनिन कहाँ उपस्थित है? ग्रहणी में, ठीक है। ये क्या कर रहा है? जो एसिडिक कायम है यानी कि जिसमें ब्रूलर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उनको आंतीय रस के स्त्रावण के लिए, ताकि वो क्या है? आंतीय रस को स्त्रावित करें, उसके लिए उनको ये प्रेरित कर रहा है, ठीक है। अगले हमने बात करी एंट्रोकाइनिन की, सेम शब्द है, यहाँ पे डियोक्राइनिन था, यहाँ पर एंट्रोकाइनिन है। तो यहाँ पर ये क्राइनिन शब्द क्या कर रहा है? ये ग्रहणी में उपस्थित ये पेनिस सेल्स जो होती हैं उनको स्त्रावण के लिए प्रेरित कर रहा है।
ठीक है, कि ये अपना स्त्रावण करें। फिर हम बात करें किसकी, विलिकाइनिन। विलिकाइनिन क्या है, ये रसांकुरों को क्रियाशील को बनाता है। जो रसांकुर यानी क्या होते हैं, जो विलाई होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या कराता है, ये क्रियाशील बनाता है। फिर हम बात करेंगे वीआईपी की। वीआईपी क्या है, हमारा वेसो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड है। ठीक, ये क्या कर रहा है, ये हमारे आमाशय में होने वाले जो क्रमानुकंचन की यानी कि पेस्टिस की मूवमेंट की जो क्रिया है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्रमानुकंचन की क्रिया को। ठीक है, क्योंकि हमारे आमाशय में क्या होते हैं, फोल्ड्स उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी। ठीक, फिर हम किसकी बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं हमारे लास्ट यानी कि एंडोगेस्ट्रोन की। ये कहाँ उपस्थित है, ग्रहणी में। ये जठर ग्रंथि की स्त्राव को कम करता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने सभी प्रकार के 9 हार्मोन्स के बारे में चर्चा कर ली, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से जो है पाचन का, जो हमने यहाँ पे बात करी थी कि पाचन की कार्य की, तो अब जो एब्सॉर्प्शन यानी कि अवशोषण की क्रिया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, ये आपने देख लिया। तो यहाँ पे हमने सभी हार्मोन्स के बारे में चर्चा कर ली। एक छोटा सा और करेक्शन है, आप इसमें ऐड कीजिएगा कि यहाँ पर ये एंटेरोगेस्ट्रोन यहाँ पे हम नहीं लेंगे, यहाँ पर ये जीआईपी ही होता है। ठीक, यहाँ पर ये जीआईपी होता है, और जो आपका यहाँ पे ये एंडोगेस्टेरॉन है ये है आपका एंटेरोगेस्ट्रोन। क्या है, एंटेरोगेस्ट्रोन। ठीक, ये ग्रहणी जठर ग्रंथि के स्राव को कम करता है। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हम यहाँ पर पाचित भोजन के अवशोषण की। ठीक, तो अगली हमारी हेडिंग क्या लेंगे हम, पाचित भोजन का अवशोषण। ठीक है, जो भोजन पच गया है उसका अवशोषण किस तरह से होगा। ठीक, यानी कि एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए, जैसा कि हमें पता है अत्यधिक जो भोजन का जो पाचन है वो कहाँ पर होता है, हमारी छोटी आंत के अंदर है। मेन साइड क्या थी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ही थी, हमने चर्चा करी थी इस बारे में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं कि अत्यधिक भोजन का अवशोषण कहां पर होता है, जेजुनम में, यानी कि मध्यांत्र में। मध्यांत्र अर्थात जेजुनम व शुदांत्र अर्थात इलियम वाले भाग में होता है। आई बात समझ में। चलिए अब अगर हम बात करें कि अत्यधिक भोजन के साथ जल का अवशोषण किसमें होगा, जल का अवशोषण यह भी हमारे कह देंगे हम कि इलियम वाले भाग में होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, जो अत्यधिक भोजन का अवशोषण है मध्यांतर कहां पर, जेजुनम में, क्षुद्रांत तथा इलियम वाले भाग में होता है। ठीक है, और जो अत्यधिक भोजन के साथ हम कहते हैं कि जल का अवशोषण जो है, वैसे देखिए जो मेन जो जल का अवशोषण होता है ना वो कहाँ होता है, मेन जल का अवशोषण जो होता है हमारी बड़ी आंत के अंदर होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है जो अध पचा हुआ भोजन है उसी के साथ में जल का संपूर्ण अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, तथा उसमें क्या होता है कि जो मल होता है वो ठोस रूप के अंदर उपस्थित हो जाता है।
ठीक है, तो ठोस रूप में धारण, ठोस रूप में करने के लिए वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम जो है जल का एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, अब देखिए, जो असल में हम बात करें कि अवशोषण क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि अवशोषण वह क्रिया है जिसमें कि पाचन व अवशोषण के बाद, या हम लिख सकते हैं कि अवशोषण वह क्रिया इसमें अवशोषण के बाद, पाचन व अवशोषण के बाद भोज्य पदार्थ से प्राप्त उत्पाद, ठीक है, भोज्य पदार्थ से प्राप्त उत्पाद हमारे रक्त में पहुंचता है। क्योंकि हमें करना क्या है, जो एब्सॉर्प्शन है, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिले हैं, जो कंप्लीटली जो चीज हमें मिली है पूरी तरह से, उसे क्या करना है, उसे हमें रक्त में ही तो भेजना है। क्योंकि रक्त में भेजने के बाद ही क्या होगा कि रक्त जो है वो सभी का क्या करेगा, पूरे शरीर के अंदर उसको लेके जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी की हर एक सेल तक, एक कोशिका तक, ठीक है, टिश्यू तक आपके ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो अवशोषण क्या है? अवशोषण वह क्रिया है जिसमें पाचन और अवशोषण के बाद जो प्राप्त उत्पाद है वह हमारे रक्त में पहुंचता है। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको यहां पर नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर हम इसको समझते हैं हमारे एक डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, चलिए, ये आपने देख लिया। चलिए, यहाँ पे हमने किसकी बात कर ली कि जो अत्यधिक भोजन का अवशोषण होता है वह मध्यांत यानी कि जेजुनम व इलियम वाले भाग में होता है। अत्यधिक भोजन के साथ जल का जो अवशोषण होता है वह इलियम वाले भाग में होता है, नहीं, ये जेजुनम वाले भाग में होता है। किसमें होता है ये? यह जेजुनम वाले भाग में होता है। अवशोषण की वह क्रिया जिसमें कि पाचन व अवशोषण के बाद भोज्य पदार्थ से प्राप्त उत्पाद हमारे रक्त में पहुंचता है तथा लसिका में भी जाता है, देखिए लिम्फ में, लसिका में भी पहुंचता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि अवशोषण वह क्रिया है कि जिसमें कि पाचन व अवशोषण के बाद जो भोज्य पदार्थ है उससे जो प्राप्त उत्पाद है वह म्यूकोसा से, यहां पर आप ऐड कर लीजिएगा, म्यूकोसा से हमारे रक्त में, ठीक है, म्यूकोसा से हमारे रक्त में पहुंचता है तथा लसिका में भी पहुंच जाता है। ठीक, अब देखिए, अब ये क्या है कि अगर हम इसमें बात करें, ये आपने नोट डाउन कर ली है टेबल, ठीक है, मैं इसको रब कर सकता हूं। चलिए, अब देखिए, जो हमारी जो क्रिया होती है अवशोषण की, ये मुख्यतः क्या है कि 3 प्रकार से होती है। ठीक है ना, इसके 3 मुख्य घटक होते हैं, और जो भी इसमें क्रिया होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, यानी कि संग्रहण प्रवणता पर। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। अब ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये कैसे कार्य करता है? देखिए, तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके मुख्य 3 प्रकारों के बारे में। भोजन का अवशोषण,
मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। ठीक है, पहला है हमारा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, ठीक। दूसरा है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक, कौन सा हो गया? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरा हो गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा हो गया बच्चों? पहला सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, ये 3 प्रकार से होता है। अब जो ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन है, जो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, ये कैसा प्रोसेस है? ये सक्रिय है या नहीं है, यानी कि एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है? तो ये जो प्रोसेस होगा, ये कैसा प्रोसेस होगा? ये होगा हमारा पैसिव प्रोसेस। ठीक है, कैसा होगा? सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? पैसिव प्रोसेस होगा। और जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यहां शब्द ही एक्टिव आ रहा है, तो ये किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट होगा? यह प्रोसेस होगा हमारा एक्टिव प्रोसेस। आई बात समझ में? ठीक है, तो भोजन का अवशोषण मुख्यतः 3 प्रकार से हो रहा है। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कि हमारा पैसिव प्रोसेस है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो हमारा एक्टिव प्रोसेस है। ठीक, अब देखिए मुख का जो भाग था उसमें किसी भी प्रकार का कोई अवशोषण नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मुख में क्या करते हैं? मुख में सलाइवा का सिक्रेशन होता है। ठीक, सलाइवा में क्या कई प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। ठीक, उसकी भी हमने चर्चा कर ली थी, हमने उसको ढंग से समझ लिया था। मुख में जो पाचन हो रहा है, मतलब अवशोषण हो रहा है, पाचन नहीं, हम अवशोषण की बात करते हैं। जो अवशोषण हो रहा है वो क्या है? हम कहते हैं कि जो कुछ मेडिसिन हम लेते हैं, जो हम दवाइयाँ लेते हैं, वो क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, कहाँ पर? मुख में। जैसे ही आप कोई किसी डॉक्टर ने आपको कोई टैबलेट प्रेस्क्राइब करी, ठीक है, उसने बोला कि ये माउथ डिजोल्विंग टैबलेट है, ठीक है, या आपने कोई सपोज कीजिए कि आपने क्या किया, आपने कोई चॉकलेट खाई या कुछ भी चीज़ खाई, तो वो क्या होती है? डिजोल्व कहाँ पे? मुंह में होना शुरू होती है, लार के साथ घुलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या जो अल्कोहल और कुछ दवाइयाँ होती है ना, वो क्या होती है? उनका एब्सॉर्प्शन मुंह से शुरू होता है। अमाशय की बात करें तो अमाशय के अंदर कुछ जल का और लवण का, इनका जो है एब्सॉर्प्शन होता है, यानी कि अवशोषण होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो अमाशय के अंदर है उसमें अल्कोहल का भी अवशोषण होता है, लेकिन कंप्लीटली कहाँ पसता है? ये लीवर के अंदर। ठीक है ना, तो जब भी तो कहते हैं ना कि अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, शरीर के लिए घातक होता है। क्यों? क्योंकि क्या करता है? ये लीवर को डैमेज करता है। ठीक, आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए हमने भोजन के अवशोषण के 3 प्रकार देखे हैं, और साथ ही साथ हमने चर्चा कर ली किसके बारे में? कुछ हार्मोन्स के बारे में। अगली जो क्लास रहेगी बच्चों, उसमें हम विद डायग्राम की सहायता से हम इस कंप्लीट जो हमारा एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है, जो पाचन के बाद की जो हमारी अवशोषण की जो कार्य की है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के अध्याय में, मतलब हम कह सकें आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। सो आज के लिए धन्यवाद।